हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत IMF की कड़ी शराइत पूरी करने की जानिब गामजन। महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। हुकूमत का तेज तरीन एक्शन, उधर इजाफे का ऐलान किया, इधर फौरी तौर पर इत्तलाक भी कर दिया तो अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया। खुदारा रहम करो, गरीबों पर रहम करो। खास तौर पर ये जो पेट्रोल पंप पे मजदूरी करते हैं इनसे पूछना कि ये शाम को कैसे गुजारा करते हैं। महंगाई इतनी है, कारोबार पहले नहीं है, महंगाई होगी, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हर चीज़ को आग लगेगी, हुकूमत गरीब का तो कुछ सोच नहीं रही। सफ़ेद पोश बंदा मर गया है, अब हमारा यही हाल है कि इनको खड़ा कर देते हैं, साइकिलों पे आ जाते हैं, बच्चों को भूखा मार देते हैं। पहले ही अवाम तकरीबन मर चुकी थी, इन्होंने एक और पहाड़ गिरा दिया। कोई महंगाई तो है नहीं, क्या हुआ बढ़ा दिया है भाई। हमारी अवाम इतनी अच्छी है, कभी उठेगी नहीं इंशाल्लाह, ये ऐसी रहेगी और मुल्क भी ऐसी रहेगा। अल्लाह माफ करे। पेट्रोल को तो छोड़ो, जो गरीब लोग हैं, जो आटा चीनी घी का क्या हाल है। क्या करें, तबाह कर दिया इन लोगों ने हमको भी। बाबा पैसे बढ़ाते जा रहे, कम करते 1-2 रुपए कम करते, बढ़ाते 35-40 रुपए बढ़ाते। दूसरी तरफ हुकूमत ने डीजल फी लीटर ऑयल पर लेवी टैक्स में भी इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 35 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल पर लेवी फी लीटर 3.10 रुपए कम की गई, जबकि मिट्टी के तेल पर फी लीटर लेवी 5 रुपए 90 पैसे कम की गई है। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 177 रुपए 47 पैसे हो चुकी है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए और OMC मार्जिन 6 रुपए फी लीटर बरकरार है। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर, सेल्स टैक्स 0 है। आलमी और मकामी टैक्सेस के बाद पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे भी हो चुकी है। आपको अपडेट करें, पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 177 रुपए 47 पैसे हो गई। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए और OMC मार्जिन 6 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर, जबकि सेल्स टैक्स 0 है। आलमी और मकामी टैक्सेस के बाद पेट्रोल की कीमत 249 रुपए 80 पैसे हो चुकी है। तेल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों का बम गिरा दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 500 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से पेशावर का किराया 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2200 से बढ़ाकर 2450 रुपए कर दिया गया है। शबीर हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। शबीर, बताइएगा कितने किरायों में इजाफा किया गया है? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है बड़ा इजाफा किया गया है। अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से 500 रुपए तक का ये इजाफा कर दिया गया है, जिसमें लाहौर से रावलपिंडी 2200 रुपए से बढ़ाकर 2450 रुपए, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। और इसी के साथ अगर बात की जाए लाहौर से फैसलाबाद की तो 980 रुपए से बढ़ाकर 1130 रुपए, जबकि लाहौर से सरगोदा का किराया जो है वो 1050 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से सियालकोट किराया में जो है 100 रुपए इजाफे के बाद जो है 900 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से बहावलपुर का किराया 2200 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से मुल्तान का किराया 1990 रुपए से बढ़ाकर 2090 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से तोसा का किराया 2100 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए, जबकि लाहौर से कराची का किराया 6700 रुपए से बढ़ाकर 7100 रुपए। लाहौर से हैदराबाद का 6500 से बढ़ाकर 7000, जबकि लाहौर से मरी का जो है 2450 रुपए से 2700 रुपए कर दिया गया है। इसी वाले से अगर बात की जाए तो मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानब जो किरायों में बड़ा इजाफा किया गया और गरीब आदमी
इतने ज्यादा कैसा किराया जो है वो कैसे अदा कर सकता है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर को होश के नाखन लेने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टर्स, उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा करना मजबूरी हो चुकी है। अगर किरायों में इजाफा नहीं करेंगे तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शबीर। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। जमहूरी कुव्वतें मुल्की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। पाकिस्तान को एटमी ताकत और आइन ने कायम व दायम रखा हुआ है। वो इस्लामाबाद में बाचा खान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वो जमहूरी कुव्वतें अगर वो इरादा करें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान आज इस वक्त तक मुस्तहकम है और कायम दायम है, उसकी दो वजूहात हैं। एक आईन पाकिस्तान और दूसरा न्यूक्लियर पावर। तो आइन को फॉलो करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे रूल ऑफ लॉ भी होगा, आइन की पासदारी भी होगी, जमहूरियत में इस्तेहकाम भी आएगा और ये अदम बर्दाश्त भी ख़त्म होगा। और दूसरा, मैं हमेशा कहा करता, अब तो दूसरे भी कहना शुरू हो गए हैं, मगर मैं कहता था द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दैट इज माई फेथ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि लूट मार माशी बदहाली की सबसे बड़ी वजह जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर लुटेरों का एहतसाब करेगी, मुल्क में खिलाफ का निज़ाम लाएंगे, सूद का खात्मा भी करके दिखाएंगे। वो मुल्तान में पार्टी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। दो रास्ते हैं, या तो अपनी सी किस्मत पर सब्र करके इस जुल्म और जबर को बर्दाश्त करके रोने धोने पर ही इक्तिफा करना है, और या आगे बढ़कर इस जालिम निज़ाम के साथ टकराना और जालिमों के सपोर्टर के गिरबानों में हाथ डालना और इनको निशाने इबरत बनाना है। अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी को मौका दिया, इस मुल्क में खिलाफत का निज़ाम लाएंगे, इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। मेरे भाइयों, खिलाफत के निज़ाम में क्या होगा, इस्लामी हुकूमत में क्या होगा? सूद का निज़ाम ख़त्म करेंगे, अशर उशर और ज़कात का निज़ाम नाफिज करेंगे। इन जालिम लुटेरों का एहतसाब हम करेंगे, ये आप नहीं कर सकते। न पीटीआई एहतसाब चाहती है, न मुस्लिम लीग एहतसाब चाहती है, न पीपल पार्टी एहतसाब चाहती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में आला सतह का इजलास। सरकारी हॉस्पिटल्स में अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा। लाजमी कार्डिक इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी के लिए डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील। दिल के मरीजों के इलाज के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया तो सरकारी हॉस्पिटल्स में अमराज़ कल्ब के मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया गया है। लाजमी कार्डिक इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी के लिए डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात इमरान खान का नया पैंतरा है। उन्होंने सियासत का रुख तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की। इमरान खान के बयान से पीपल्स पार्टी लीडरशिप को जान को खतरा हो सकता है। इमरान खान के दौर में सारी ऑपोजिशन जेलों में थी। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने जो एक नया पैंतरा बदला है और जरदारी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसको कत्ल कराना चाहते हैं। इमरान खान का मोटिव भी यही है, मकसद भी यही है कि सियासत में खून खराबा हो। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इसके कोई बेसिस नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान गंवाई।
2 आदमी इनके पकड़े गए पीटीआई के, जिनको 2 या 4 दिन के बाद जो है रिहाई मिल गई, और उसके बाद उनके चेहरे किसी ने नहीं देखे, ना किसी जलसे में नजर आए हैं। कानून और कायदा जो है वो अपना खुद ताबे होता है, वो सियासी हुक्मरानों के ताबे नहीं होना चाहिए जिस तरह पीटीआई के दौर में था। आपको बराह रास्त लिए चले लाहौर पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू हो रही है। लाहेमल मुरत्तब करने पर पार्टी की क़यादत को सीनियर लीडर एतमाद में लिया गया। उस मीटिंग का खुलासा 4 करारदादों की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाएगा। 2 करारदादें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और 2 करारदादें हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मैं पहली करारदाद पेश कर रहा हूं। जी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें कोर कमेटी व पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्नना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज़ का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तोसी के लिए किसी भी जवाज़ का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने रज़ाकाराना तौर पर आइन के दायरे में रहते हुए वो 2 असेंबलियाँ तहलील की जिनमें इसकी हुकूमत थी। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज़ की आड़ में ताख़ीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी के अगवा और बगावत के जाली मुकदमे के इंदराज की शदीद मज़म्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड पर दिए जाने और इनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। ये दस्तूर की आर्टिकल 14 की सरीहन खिलाफ वर्जी और अदल इंसाफ के कत्लेआम के मुतरादिफ है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड दिए जाने की कोई नज़ीर इससे पहले दस्तयाब नहीं है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तमिस है कि इस सरीहन नाइंसाफ़ी का फौरी आज खुद नोटिस लिया जाए और आज की इस मीटिंग में हमने उनकी अहलिया जो मेरे साथ खड़ी हैं, हिबा, उनको भी दावत दी ताकि ये जो एक माँ की जो एक बच्चियों को जो तड़प माँ ने देखी है, वो इन्होंने अपना उसका हाल बयान किया, जिस पर हमें बहुत सदमा और अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा और रिहाई मिलेगी। नारे नहीं होते। एक मिनट, अब मैं असद उमर साहब से दरखास्त करूंगा कि अपनी करार पहले फवाद किसके ऊपर बोल रहे आप बोल रहे। अच्छा है जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज चेयरमैन साहब का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी और जिस तरीके से मेरा सारी बात सुनी, जो तशद्दुद फवाद पे किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह अदालत में, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत
अदालत में उसकी सख्त मजम्मत की है चेयरमैन साहब ने, और आज उन्होंने सारे जो मैंने उनको बयान किया है सारा नज़ारा, उसके ऊपर उनको बहुत ही अफसोस हुआ है जिस तरह का रवैया फवाद साहब के साथ पेश हो रहा है। बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा, रेजोल्यूशन पास की गई है चेयरमैन साहब की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से, शाह साहब की तरफ से कि जी बच्चियों को मिलने का एटलीस्ट उनको हक दिया जाए, जो कि एक की उम्र 6 साल है और 4 साल है। बच्चियों को जज साहब ने कहा कि उनको बख्शी खाने में मिलाया जाए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलाने दिया गया। सो वी विल बी फाइलिंग अ कंटेम्प्ट इन अपर कोर्ट ऑल्सो कि फवाद साहब को बच्चियों से क्यों नहीं मिलवाया गया। और मेरी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि इसके ऊपर सो मोटो लें और जिस किस्म का ये तशद्दुद फवाद साहब पे कर रहे हैं इसको रोका जाए। थैंक यू। जैसे शाह साहब ने बताया कि इस मुश्तरका इजलास में जिसमें तमाम साबिका MNAs ने शिरकत की और कोर कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की, 2 और करारदादें भी मंजूर की गई और उन 2 करारदादों को मैं अब आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़ूंगा। पहली करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी कि जानिब मबजूल करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक़तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मज़ीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों की एमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, इनके अगवा, इन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और इन्हें धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स का भी नोटिस लें। इससे हमारे इदारों की नेक नामी पर निहायत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और फिफ्थ कॉलमिस्ट की किरदार और अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत पर जोर देती है कि वो दस्तूर और कानून से सरी इनहराफ और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें, बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बाज़पुर्स भी की जाए जिनकी निशानदही तहरीक इंसाफ की क़यादत और आज़ाद मीडिया तसलसल से करते आ रहे हैं। ये तीसरी करारदाद थी जी। और आखिरी और चौथी करारदाद जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में मुतफ़िक़ा तौर पर पास की गई और उसमें ये कहा गया है कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत नहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं और ये वही माशी सर्वे है जो इस हुकूमत ने शाया किया है। जब से ज़माम इक़्तिदार PDM के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बदइंतज़ामी के ज़रिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और आगे बिजली गैस के नरखों में इजाफे की भी बात हो रही है और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। इस पॉलिसी से बेरोज़गारी में जकड़ा है क्योंकि माशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और यूं न सिर्फ मईशत बल्कि हमारी कौमी सलामती पर ख़तरात के साए गहरे हो रहे हैं। तो ये 4 आज करारदादें थी जो चारों जो हैं मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम पार्लिमानी पार्टी और जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने मंजूर की। शाली, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या फैसला किया गया? क्या आया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या आप लोग अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं? इस पर तवील बहस हुई, तबादला ख्याल हुआ
اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے, ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں گے, اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایم ایل اے تھے, وہ بحیثیت کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا, اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر جو تحلیل اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں, ان سے انحراف کیا جا رہا ہے, کترا رہے ہیں, اور دوسری طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر یہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں. بہرنو تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی, عوام سے رجوع کرے گی, اور عوام کو ایک موقع, جیسے 17 جولائی کا انہیں موقع ملا تھا, تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی, اپنی مرضی کے افسران تعینات کیے گئے تھے, پولیس کے بل بوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے, لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی عزائم کو خاک میں ملا دیا. جو منحرف لوٹے تھے ان کو مسترد کیا, اور عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائی. ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر جو عمران خان پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے, وہ 16 مارچ کو جس دن انتخابات کا انعقاد ہونا ہے, وہ ایک واضح پیغام دے گی کہ قوم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتی ہے, قوم تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور یہ جو ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس معاشی دلدل میں پھنس دیا ہے, اس سے نجات چاہتی ہے, اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرائے گی کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ فی الفور نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے, اور جتنی تاخیر کی جا رہی ہے اس سے ملک کا نقصان ہوگا. آج اسد عمر کو فواد چودھری کو جس انداز میں لایا گیا ہے, کبھی انہیں سیال موٹر سے واپس لے کے گئے ہیں, شبیر سے جب میڈیا وہاں سے نکلا تو دین وہاں پہ پیش کر دیا گیا, تو کیا اس میں وعدہ سواب بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ دوسرا, مسلم لیگ نون کے کچھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے اس دور سے نکال دیا ہے, کیا اس کے خلاف سازش نہیں کر رہے؟ دیکھیے, جو فواد چودھری کے ساتھ سلوک برتا جا رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو یہ سن کر شاید تعجب بھی ہو, وہ حضرات جو ماضی پہ ان پر تنقید کیا کرتے تھے, جو ان کی پالیسیز پر معترض رہتے تھے, آج وہ بھی ان کے ہم کلام ہیں, اور وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. آپ سینٹ میں گفتگو دیکھ لیں, آپ لائرز جو نامور لائرز ہیں ان کی گفتگو سن لیں, تو سب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناروا نامناسب سلوک برتا جا رہا ہے, اور سبھی نے یک زباں ہو کر اس کی مذمت کی ہے. ایک دوسری بات, عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش اور خواہش ایک طبقے کے ذہن میں موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے وہ ان کے عزائم کو خاک پہ ملائے گا. آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, لیکن اللہ کی رحمت سے اور اس کے حبیب کے صدقے ان کی جان محفوظ رہی.
ज़ख्मी हुए, खून बहा। इंसाफ की कैफियत ये है कि FIR भी अपनी तसल्ली मुताबिक न करवा सके, लेकिन लोग अवाम की कचहरी में हमें तवक्को किससे है? हमें तवक्को है अल्लाह की कचहरी से इंसाफ की, और हम अपने आप को पेश कर रहे हैं अवाम की कचहरी में। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की कचहरी में और अवाम की कचहरी में हम सुरखरू होंगे। अभी तक सर्च वारंट इनको इशू नहीं हुए हैं कोर्ट से। नहीं, जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं होगा मैजिस्ट्रेट का और आपके साथ लेडी पुलिस नहीं होगी तो उसके तहत यू कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस। मुझे नहीं पता, आपसे ही पता चल रहा है कि उनको तहरीर होने के बाद अब तक आपने तहरीक इंसाफ ने क्या खोया है और क्या पाया है? हमने अवाम का एतमाद पाया है और हुकूमत ने अपनी साख खोई है। हम देख रहे हैं कि आज हर तबका समझ रहा है कि हम असूल की और अवाम की सियासत और उनको तरजीह दे रहे हैं, और इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। उनकी फोकियत, उनके केसेस हैं, उनसे फरार है, उनसे जिसे कहते हैं ना, जिसे एस्केप चाहते हैं, अपनी करप्शन पर पर्दा देना चाहते हैं। और हम लोगों की रिलीफ के लिए लोगों को अख्तियार देना चाहते हैं कि वो फैसला करें कि वो किस पर एतमाद करते हैं और किसको इस काबिल समझते हैं कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से बाहर निकाले। ये बताइएगा कि कल आपकी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है। यार एक एक करके करो ना बेटा, एक सवाल कर रहे हैं ना। जी एक मिनट यार, वो आधा से ज्यादा सवाल रेलिवेंट क्वेश्चन ले लेना पहले, बाद में आप लाहौर हाई कोर्ट में कल आपकी पिटीशन लगी हुई है। KPK के गवर्नर के खिलाफ कब अदालत में जाएंगे और अदालती जंग के साथ साथ क्या जंग अब सड़कों पर और जल्द से जल्द लड़ी जाएगी? जी, जहाँ तक पिटीशन का ताल्लुक है, पिटीशन जैसे आपने कहा कि हमारी पंजाब की फाइल हो चुकी है और कल हमारी इंशाअल्लाह ताला उसका केस की हियरिंग भी होगी पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, मुझे तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इसमें कोई शक ही नहीं है, आइन में कोई इबाम नहीं है और कोर्ट ने आइन के हक में फैसला देना है और ये पंजाब की इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। इसी तरीके से हमने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटीशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी उसके 1-2 दिन के बाद लग जाएगी। और बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है वो कानूनी अदालत से भी रुजू करेगी और अवामी अदालत से भी रुजू करेगी, और दोनों के पास अपना नहीं, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर जाएगी। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है और इन लोगों का कोई इरादा नहीं है आइन पर अमल दरामद करने का। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की लीडरशिप में कौम की मदद से, अदालत की मदद से आइन जो है वो बरकरार भी रहेगा और अवाम सुरखरू भी होंगे। बेशुमार बेशुमार देखिए, हमारा राब्ता एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नहीं है जी। सदर पाकिस्तान ने ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और आइन के मुताबिकत को ज़हनशी करते हुए हमें रास्ता निकालना चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफ़र की, लेकिन उस पर ज़्यादा पेश